क्लास 2 आज के अपने क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में हम लोग का जो विषय है वो है वर्णमाला तथा मात्राएं। ये पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज उसको फिर से दोहराते हैं और अच्छी प्रकार समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ वर्णमाला तथा मात्राएं। पाठ 2 पेज नंबर 4 और पाठ का नाम वर्णमाला तथा मात्राएं। हमारे मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकलती हैं। ये आवाज़ें ध्वनि कहलाती हैं। पहले यहाँ तक समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि जब भी कोई छोटा सा बच्चा, कोई जो बच्चा एक बहुत ही छोटा कुछ महीने का बच्चा होता है, वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है, या जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है? जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो वो क्या चीज़ें सीखता है? अलग अलग आवाज़ें निकालना सीखता है। ठीक है, वो बच्चा जब बोलना सीखता है तो वो कोई भाषा नहीं बोलता कि वो हिंदी भाषा बोल रहा है या कोई वो अलग कोई और भाषा बोल रहा है। वो भाषा नहीं सीखता। भाषा सीखने से पहले वो सिर्फ आवाज़ें निकालना सीखता है। तो उन्हीं आवाज़ों को हम लोग या उन ऐसी आवाज़ों को हम लोग ध्वनि बोलते हैं। सिर्फ बच्चा नहीं, बच्चों जैसे हम लोग भी, अगर एक दूसरा उदाहरण लें कि कोई भी मनुष्य हो, वो अलग अलग आवाज़ें निकालता है, तो इन्हीं अलग अलग आवाज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। अब आगे, ये ध्वनियाँ जब किसी बात को बताने के लिए बोली या लिखी जाती है तब वर्ण कहलाती है। अब इन्हीं ध्वनियों का, इन्हीं आवाज़ों का प्रयोग जब हम अपनी बात को समझाने के लिए, बोलने के लिए या लिखने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो आवाज़ हम निकालते हैं या जो आवाज़ कोई बच्चा निकालता है, वो बच्चा या हम बड़े व्यक्ति जब उन्हीं आवाज़ों को अपनी बात समझाने के लिए, हमें कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति को बोलनी है तो हम उन्हीं आवाज़ों का प्रयोग करते हैं। कभी हम बोल के करते हैं, कभी हम लिख के करते हैं। तो जब हम लिखने जाते हैं या बोलने जाते हैं तब इन्हीं ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये सबसे महत्वपूर्ण एक लाइन यहाँ पे दी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण से छोटा हम कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, और ये वर्ण जो है, वर्ण किसको बोलते हैं? जो इंग्लिश में जिसको हम लोग लेटर बोलते हैं, हिंदी में उसी को हम लोग वर्ण या अक्षर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। यहाँ पे देखिए, यही बात आपको एक और तरीके से समझाई गई है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इस प्रकार से लिख के दिखाया गया है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। इसी को और सुंदर तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है कि वर्ण 2 प्रकार के, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। इस प्रकार से भी जब हम अपना उत्तर लिखते हैं तो उत्तर हमें हमारा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, पहले समझते हैं स्वर वर्ण, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। अब इस बात का क्या अर्थ है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है? बच्चों, आप कोई भी स्वर बोल करके देखिए। स्वर क्या होता है? अ, आ, इ, ये सभी क्या होते हैं? स्वर होते हैं। आप कोई भी स्वर बोल के देखिए, आपको स्वर, जैसे मान लो मैंने बोला आ, तो इस
आ शब्द, आ वर्ण में कोई और वर्ण की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। जब हम आ बोलेंगे या कोई भी स्वर बोलेंगे तो उस स्वर में सिर्फ उसी स्वर की ध्वनि सुनाई देगी और कोई ध्वनि नहीं सुनाई देगी। इसीलिए इसको स्वतंत्र बोला जाता है। स्वर को इसीलिए स्वतंत्र बोला जाता है क्योंकि स्वर में सिर्फ स्वर की ही ध्वनि सुनाई देगी और कोई ध्वनि नहीं सुनाएगी। लेकिन इसका विपरीत व्यंजन जब हम बोलते हैं, व्यंजन बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इस प्रकार से बहुत सारे व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। फिर से समझाऊं कि स्वर को बोलने के लिए हमें स्वर को किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, स्वर को किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसको स्वतंत्र यानी फ्री बोला जाता है। ठीक है। लेकिन व्यंजन को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, उसको सहायता की ज़रूरत पड़ती है। और व्यंजन को किसकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है? स्वर की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, क, सबसे पहला व्यंजन होता है क। तो जब क बोलते हैं तो क में क के साथ अ की ध्वनि भी आती है ना। आप कोई भी व्यंजन बोल के देख लीजिए, कोई भी व्यंजन बोल के देखिए, आपको जैसे मान लो क की जगह हम च बोलते हैं तो च व्यंजन बोलने में च के साथ अ ध्वनि भी आ रही है। यानी व्यंजन को बोलने के लिए किसकी सहायता की ज़रूरत पड़ रही है? स्वर की। क्यों? क्योंकि अ तो स्वर होता है। एक और उदाहरण देखिए, य, दूसरा व्यंजन य। तो य व्यंजन में अ ध्वनि आ रही है और अ क्या होता है? स्वर होता है। बस तो वही बात यहाँ लिखी है कि व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ती। अब वर्णमाला, सही क्रम में लिखे या बोले गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम लोग सिर्फ स्वर लिखते हैं कि स्वर लिखो अ, आ, ई, उ, इस प्रकार आप लोग स्वर लिखते हैं, या हम लोग सिर्फ व्यंजन लिखते हैं कि व्यंजन लिखिए, तो आप लोग क, ख, ग, घ लिखते हैं। ठीक है। अब वर्णमाला क्या होता है? जब सभी स्वर और सभी व्यंजन मिला करके एक के बाद एक सही क्रम में लिखे जाते हैं तो वो वर्णमाला कहलाते हैं। अगर आपको बोला जाए कि बच्चों वर्णमाला लिख के दिखाओ, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? अ से शुरू करोगे और अंतिम व्यंजन तक लिखते जाओगे, एक के बाद एक, कुछ भी नहीं छूटेगा। यही होता है वर्णमाला। ठीक है। तो इस पेज पे क्या क्या सीखा हम लोग ने? ध्वनि, वर्ण, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला। ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे पेज की ओर। यहाँ पे स्वर और व्यंजन लिख के दिए गए हैं आप लोग को, इसका अभी अभ्यास करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग अब आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप स्वर और व्यंजन भूलते जाते हैं। स्वर अ, आ, ई। देखो, ये बोलते हैं छोटी ई और ये बड़ी ई। ऐसा हम लोग सीखते हैं समझने के लिए, या आसान हो जाए हमें समझने में, इसलिए इस प्रकार से छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ बोलते हैं। लेकिन इसका सही ध्वनि क्या है, सही साउंड क्या है, अब उसको ध्यान दो। छोटी ई को हम लोग शॉर्ट साउंड बोलते हैं, शॉर्ट साउंड यानी ई, और बड़ी ई को लॉन्ग साउंड ई। उसी प्रकार
छोटा ऊ को हम लोग शॉर्ट साउंड बोलेंगे, ऊ, और बड़ा ऊ को ऊ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से समझिए। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हुए स्वर। अभी यहाँ पे एक और बात पे ध्यान दीजिए कि अंग और अह, ये हम लोग स्वर में सीखते तो ज़रूर हैं। जब हम स्वर पहली बार लिखते हैं तो अंग और अह स्वर में सीखते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण की दृष्टि से अंग और अह स्वर नहीं होते। ठीक है, कुल 11 स्वर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 औ तक ही स्वर होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार व्यंजन भी। व्यंजन में देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। इस श को तालव्य श बोला जाता है, तालव्य श, और इसे मूर्धन्य श, मूर्धन्य श, तालव्य श, मूर्धन्य श। स, ह, ये हुए हमारे व्यंजन। इसके बाद की जो लाइन होती है अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये जो 4 व्यंजन हैं इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त शब्द का अर्थ होता है मिला हुआ या जुड़ा हुआ या मिलकर या जुड़कर। जो चीज़ मिलकर के बनी हो उसे संयुक्त बोलते हैं। इसे संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये जो 4 व्यंजन हैं इसमें हर एक व्यंजन, मान लो अगर हम लोग त्र व्यंजन उदाहरण ले लें, हर एक व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। यानी ऊपर में से कोई 2 व्यंजन ऐसे हैं जो अक्ष बनाते हैं, दूसरे कोई 2 व्यंजन ऐसे हैं जो त्र बनाते हैं, और फिर दूसरे 2 व्यंजन ऐसे हैं जो ज्ञ बनाते हैं, और इसी प्रकार से श्र बनाते हैं। इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया है। ठीक है बच्चों, अब अनुस्वार देखो। स्वर में जो हम लोग ने अंग और अह को छोड़ दिया उसी के बारे में यहाँ लिखा है। अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहते हैं। यह नाक की सहायता से बोला जाता है, अंग, अंग। और अनुनासिक, बच्चों यहाँ पे देखिए अ पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, अ पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अ को अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। ठीक है, अब एक और आगत, एक और नया शब्द आगत, अन्य भाषाओं से लिए गए वर्ण। अब देखो
ये तो हम लोग ने स्वर वर्ण, स्वर और व्यंजन पढ़ लिया, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ण हैं, जब हम हिंदी लिखते हैं, कुछ शब्द लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे वर्ण हमारे सामने आते हैं जो हमारी हिंदी वर्णमाला में नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उनको लिखते हैं। वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं आगत वर्ण, उनको कहा जा सकता है, यानी जो हिंदी भाषा के नहीं हैं, अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। वो हिंदी की अपनी भाषा के वर्ण नहीं हैं, हमारी हिंदी वर्णमाला के वर्ण नहीं हैं, वो दूसरी भाषा से वो ध्वनियाँ आई हैं जिनसे हम लोग ने यहाँ पे वर्ण बनाए हैं, ठीक है। अब इसको और अच्छे प्रकार से समझाती हूँ मैं आपको। तो आगत भाषाओं के लिए गए वर्ण क्या क्या हैं? इसको बोलेंगे अ, फ, ज। अब यहाँ समझिए, पहले हम लोग फ देखते हैं। जो हमारी वर्णमाला में फ आता है, प के बाद उसको बोला जाता है फ, जैसे फूल, फल, ठीक है। इसको बोला जाता है फ। फ से कोई शब्द फल, फूल या फुदकना। फुदकना मतलब हॉपिंग करना, हॉप करना, टू हॉप, जैसे मेढक फुदकता है, ठीक है। तो ये हुए फ वर्ण से शब्द, और इसी फ में जब बिंदु लगा दिया जाता है नीचे, तो वो हो जाता है फ। क्या हो जाता है? फ। जैसे फ से शब्द देखें अगर हम लोग, तो फालूदा। फालूदा एक प्रकार का डेजर्ट होता है। यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको मैंने अलग अलग शब्द लिख के दिए हैं इस बात को और अच्छी प्रकार समझाने के लिए। तो फ से कोई शब्द फालूदा या फ़कीर, फ़कीर मतलब बेगर, या फिल्म, तो ये हुए फ वर्ण से शब्द। और एक जो बिना बिंदु वाला है उसको क्या बोलेंगे? फ बोलेंगे, ठीक है। तो ये फ और फ समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं ज। तो ज से क्या क्या शब्द हो सकते हैं? जेब, जड़, जाला, जग, जीभ। इसमें ज ध्वनि बोल रहे हैं। जब इसी ज में हम लोग ज बिंदु लगा देते हैं तो वो ज बन जाता है। जैसे आवाज़, आवाज़ नहीं बोला जाता, आवाज़, तो यहाँ पे ज बिंदु वाले ज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। रोज़, तेज़, सज़ा, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें आपको फ़र्क समझ में आया होगा कि ये दोनों में क्या अंतर है। अब देखो तीसरा, आ, और ये जो ऊपर चिन्ह लगा हुआ है बच्चों, इसको स्वनिम की मात्रा बोलते हैं। स्वनिम की मात्रा, ठीक है। आगत वर्ण भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एक प्रकार से इसको स्वनिम की मात्रा बोला जाता है। ये क्या होता है? जो भी इंग्लिश भाषा का, अंग्रेज़ी भाषा का जो भी शब्द हम हिंदी में लिखते हैं और अगर उसमें अ साउंड आता है, अ की ध्वनि आती है, तो हम अ की मात्रा नहीं लगाते वहाँ पे हम इस स्वनिम की मात्रा लगाते हैं। फिर से बता रही हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज के ऐसे वर्ड्स जो हम हिंदी में लिखते हैं जिसमें अ साउंड आता है, वहाँ पे हम अ की मात्रा नहीं लगाते हैं, इस स्वनिम की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे चौक, चौक, तो चौक को जब हिंदी में लिखेंगे तो इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। चौक को अ की मात्रा लगा के नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? स्वनिम की मात्रा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा चौक, ठीक है।
उसी प्रकार फ्रॉक, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। फ्रॉक क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है और उसमें ओ साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पे स्वनिम की मात्रा का प्रयोग करेंगे। वैसे ही सेंटा क्लॉज है, सेंटा क्लॉज में इस ओ की मात्रा को नहीं लगाएंगे, गलत, यहाँ पे स्वनिम की मात्रा का प्रयोग करेंगे। वैसे ही एक और शब्द है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ओ साउंड आ रहा है लेकिन ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे, स्वनिम की मात्रा लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे अनेक शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको 4 शब्द सिखाए गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मात्राओं पर। प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। तो यहाँ पे स्वर लिखे हैं, यहाँ पे मात्रा लिखी है। देखो बच्चों, ये तो हम लोग जानते हैं, पहले भी बताया जा चुका है कि स्वर, जो भी मात्रा होती है वो कहाँ से आती है। जो भी हम लोग व्यंजन पे मात्रा लगा के अलग अलग शब्द बनाते हैं, वो मात्राएं कहाँ से आती हैं? वो सभी मात्राएं स्वर से आती हैं। ठीक है, तो जितने स्वर उतनी मात्राएं। अब देखो यहाँ पे आपको एक और बात बताऊँ कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अंग और अह हम लोग स्वर में लिखते हैं, सीखते हैं, लेकिन वो स्वर नहीं होते। तो हम लोग क्यों लिखते हैं, क्यों सीखते हैं? क्योंकि जब हम मात्राओं पर आते हैं तो वहाँ पे एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो मात्राएं होती हैं वो स्वर से आती है। इसीलिए हमें अंग और अह की मात्रा भी सीखनी होती है, इसीलिए हम अंग और अह को स्वर में सीखते हैं। तभी तो हम बोलेंगे कि मात्राएं स्वर से आती है ना। लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि व्याकरण की दृष्टि से जब हमको स्वर लिखने को बोला जाएगा तो हम कुल कितने स्वर बोलेंगे? 11 स्वर बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ स्वरों की मात्राओं के चिन्ह क्या क्या हैं। अ, सबसे पहला स्वर अ की मात्रा नहीं होती, लेकिन अ ऐसा स्वर है जो हर व्यंजन में होता ही है, जो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा। कोई भी व्यंजन बोल लें, जैसे ब, तो ब में भी अ आ रहा है, तो स्वर सभी व्यंजनों के साथ मिला हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आ की मात्रा का चिन्ह, इ की मात्रा का चिन्ह, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। इस अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको स्वर, उनके सामने उनकी मात्राएं, यानी उन स्वर की जो मात्राएं होती हैं वो, फिर उन मात्राओं पे लगा करके, मतलब व्यंजन पे मात्रा लगाए गए हैं और फिर उन मात्राओं से क्या शब्द बन रहे हैं वो उदाहरण के लिए समझाया गया। ठीक है, जैसे सबसे पहले अ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अ सभी व्यंजन में होता है। अगर हम अ को व्यंजन से निकाल देंगे तो हर वो व्यंजन आधा हो जाएगा। ठीक है, अ को अगर हम व्यंजन से निकाल देंगे तो वो व्यंजन आधा हो जाएगा। और आधा, ये जो नीचे क के नीचे आप जो ऐसी तिरछी लाइन देख रहे हैं, इसको हलंत बोलते हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी ये क आधा है। अगर ये हलंत ग के नीचे लगा होगा तो उसका क्या अर्थ होगा कि ग आधा है। और आधे को पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आधे क में अ मिला दिया तो क पूरा हो गया, और जब क पूरा हो गया तो उसमें से हलंत हटा दिया गया। ठीक है, तो अब इस क से कौन सा शब्द बना? कल। उसी प्रकार से दूसरा भी देख लेते हैं कि ये आधा क मतलब क में अ नहीं है। आधा क में हमने आ जोड़ा तो क्या बना? का। ठीक है,
आधा क में हम लोग ने इ जोड़ा तो क्या बना? की। उसी प्रकार आधा क में हम लोग ने ई जोड़ा तो क्या बना? की। उसी प्रकार आधा क में उ जोड़ा तो बना कु, और ऊ जोड़ा तो बना कू। आधा क में री जोड़ा तो बना क्री। ए जोड़ने से बना के और ए जोड़ने से बना कै। बच्चों देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्वर जोड़ रहे हैं लेकिन जुड़ने के बाद उसकी मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। आधा क में ओ जोड़ा तो बना को और औ जोड़ा तो बना कौ। अंग जोड़ने पे यानी अनुस्वार लगाने पे बना कंग, और अ जोड़ने पे यानी अनुनासिक बोलने पे बना कंग। ये दोनों जो ध्वनि है ये लगभग समान है और इसको समझने में बच्चों को थोड़ी कठिनाई होती है, तो इसको बोलने का अभ्यास करिए तो ठीक हो जाएगा, समझ में आएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। र में उ और ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। देखो ऐसे तो किसी भी व्यंजन में अगर हम लोग उ और ऊ की मात्रा कहाँ लगाते हैं? नीचे, व्यंजन के नीचे। लेकिन र ऐसा व्यंजन है, सिर्फ र ऐसा व्यंजन है कि र में उ की मात्रा और ऊ की मात्रा र के बगल में ही लगाई जाती है, नीचे नहीं लगाई जाती। ठीक है। लेकिन उ और ऊ की मात्रा का अलग अलग चिन्ह है, अंतर है। बच्चों उसको ध्यान में रखें। जब छोटा ऊ होता है तो गोल नहीं बनाते और बड़ा ऊ होता है तो गोल बना करके तब मात्रा बनाते हैं। ठीक है। तो बहुत आसान सा पाठ था ये, लेकिन इसमें बहुत सारी समझने की चीज़ें थी, ध्यान में रखने की चीज़ें थी। तो एक बार दोहरा लेते हैं क्या क्या थी। कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी, वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तीसरी, सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। चौथी, स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं। पता है मात्रा कहाँ से आ रही है? स्वर से आ रही है, वही बात लिखी है। और पांचवी, स्वर की मात्रा मिलाने पर ही व्यंजन पूरा माना जाता है। ठीक है। अगर यहाँ से इन मात्राओं को हटा, कोई भी मात्रा, स्वर में कोई भी मात्रा मिलाइए तभी व्यंजन पूरा होगा, और अगर कोई मात्रा नहीं है तो अ होगा। ठीक है। और अगर इसको हम हटा देंगे तो व्यंजन क्या होगा? आधा ही रह जाएगा। तो कहीं भी जो आप आधे व्यंजन का प्रयोग करते हैं किसी भी शब्द में, जैसे बोलते हैं हम लोग क्या, तो इसमें क आधा होता है। तो आधा होने का अर्थ क्या हुआ? कि उसमें उस व्यंजन में स्वर मिला हुआ नहीं है, तभी वो आधा है। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। सबसे पहला अभ्यास बहुत आसान है। स्वर और व्यंजन छांटकर अलग अलग लिखिए। यहाँ पे आपको स्वर और व्यंजन मिला करके लिखे गए हैं। जो स्वर हैं उनको स्वर में लिखेंगे और जो व्यंजन हैं उनको व्यंजन में लिखेंगे। ठीक है। इसमें आप क्या करिए, सबसे पहले मान लीजिए अ है, तो अ स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है। तो अ को यहाँ से उठा के स्वर में लिख दिया। उसके बाद इसको पेंसिल से काट दीजिए, जिससे फिर आपको इस शब्द को फिर से ना देखना पड़े, नहीं तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने कौन सा लिखा कौन सा नहीं लिखा। जो जो लिखते जा रहे हैं उसको पेंसिल से काटते जाइए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पे। सही शब्द चुनकर लिखिए। फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन हम लोग को ये जो संकेत है वो नहीं देखना है। इसको हम क्या लिखेंगे? रिक्त स्थान भरिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश है, जो है वो लिखना। वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। वर्णों के समूह को डैश कहते हैं और
डैश का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ये सभी अभी जो हमने पढ़ा उसी पर आधारित है। तो आप लोग ने अगर सही प्रकार समझ लिया हो तो अभी बोलते बोलते ही आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। जैसे आधे स में अ जोड़ा तो क्या बनेगा? स। आधे र में अ जोड़ा तो क्या बनेगा? र। और आधे ल में आ जोड़ा तो क्या बनेगा? ला। तो ये तीनों वर्ण मिलके क्या बना दिए? सरला शब्द बना दिए। उसी प्रकार एक और देख लेते हैं। आधे क में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? के। आधे ल में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ला। तो मिलके क्या बनेगा? केला। ठीक है। इसी प्रकार इन चारों को हल करेंगे और इन चारों को हल करने के बाद कुछ और भी शब्द, सिर्फ इन चारों को ही नहीं हल करेंगे, यहाँ पे आपको और अभ्यास करने के लिए दिया गया है, उसको भी करेंगे। बच्चों अगर आप ये तरीका समझ लो तो आपको कोई भी शब्द दिया जाए, आप उसे कोई भी ऐसे अलग अलग वर्ण दिया जाए तो आप उनको मिला के शब्द बना पाओगे। बस आप ये बात को ध्यान से समझिए। अब यहाँ क्या लिखा है? आधा म में क्या जोड़ना है? आ की मात्रा। फिर आधा ल में क्या जोड़ना है? आ की मात्रा। और इनको जोड़ के आपको शब्द बनाने हैं। मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ। आधा स जमा उ जमा आधा ख जमा अ। आधा न जमा औ जमा आधा क जमा आ। आधा ठ जमा ए जमा आधा ल जमा आ। आधा म जमा री जमा आधा ग जमा अ। आधा प जमा उ जमा आधा ज जमा आ। तो ये जो बुक में अभ्यास है उसके अलावा इन अभ्यासों को भी हम हल करेंगे। ठीक है। और समझते हुए हल करना, जिससे कभी कुछ नए वर्ण भी मिल जाए तो आप उनको भी हल कर सकें। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे मिलान करना है, बहुत आसान है। एक तरफ आपको स्वर दिए हैं और दूसरी तरफ उनके चिन्ह दिए हैं, यानी मात्राएं दी। तो बस कौन से स्वर की कौन सी मात्रा होती है उसको मिलान करना है। उसके बाद मात्रा लगा के शब्द बनाइए। बहुत ही आसान है, कुछ समझाने वाला है ही नहीं। चित्र है, चित्र के नाम देख के नीचे आपको मात्रा लगानी है और नाम पूरे करने हैं, शब्द बनाने। अब आते हैं 6 नंबर पे। वर्णों को अलग करके लिखिए। पहले हम लोग ने ये अलग अलग वर्ण को मिला करके शब्द बनाना सीखा। अब यहाँ पे शब्द दिए हैं, उनको फिर अलग अलग करके वर्ण बनाने हैं, जैसे यहाँ पे थे। तो जैसे जहाज़, यहाँ जहाज लिखा है, इसको ज कर दीजिएगा, बिंदु लगा दीजिए, जहाज़ हो जाएगा। ठीक है। तो जहाज़ के वर्णों को अलग अलग करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ज है तो ज को आधा करेंगे। ज को आधा करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? अ निकलेगा, क्योंकि कोई मात्रा तो नहीं है, और मात्रा नहीं है तो क्या होगा? अ होगा। उसी प्रकार दूसरा है हा, तो हा को अलग करेंगे तो आधा ह और आ निकलेगा। और फिर है ज, तो ज को आधा करेंगे तो क्या निकलेगा? अ निकलेगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार यहाँ पे किताब में आपको कुल 4 दिए हैं, उन चारों को हल करिए। उसके बाद कुछ और भी मैं आपको बता रही हूँ शब्द, उन शब्दों को हल करिए। बालक, कोयल, गीता, किसान, खेल, पंख।
बुक में हमारे 4 शब्द हैं और उसके अलावा ये 6 शब्द हैं। कुल 10 शब्दों का अभ्यास करिए, लेकिन इस तरीके को समझते हुए करिए जिससे कभी कोई नया शब्द आपको मिल जाए तो आप उसे भी हल कर पाएँ। कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो हमारे पाठ पर ही आधारित हैं। उन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, आप उत्तर लिखिएगा। प्रश्न 1, वर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न 2, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 3, स्वर वर्ण लिखिए। अब स्वर वर्ण लिखिए तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखा दिया है कि स्वर वर्ण कैसे लिखना है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लिखने का अभ्यास करिए। प्रश्न 4, व्यंजन वर्ण लिखिए। तो व्यंजन वर्ण, व्यंजन लिखने का जो सही तरीका होता है, एक निश्चित तरीका होता है, उसी तरीके से हम व्यंजन लिखेंगे। 6 नंबर, संयुक्त व्यंजन लिखिए। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, सीखा हम लोग ने। उन चारों का नाम, मतलब उन 4 वर्ण को लिखेंगे। और अंतिम प्रश्न है, ज, फ एवं अ से शुरू होने वाले 8 शब्द लिखिए। जैसे मैंने आपको लिख करके समझाए थे, उसी प्रकार आप लिख करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो बस यहीं पे अपना ये पाठ पूरा करते हैं, वर्णमालाएं तथा मात्राएं। एक बार अपने आप भी पढ़ना और अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। हिंदी व्याकरण को बच्चों याद करने से ज़्यादा समझा जाता है, समझने का काम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। गुड डे।